तो जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि जो सिस्टिक फिब्रोसिस है, इसके जीन क्रोमोसोम नंबर 4 पर होते हैं। नहीं, 4 पर नहीं होते, नंबर 7 पर होते हैं। और इसी तरीके से 4 पर हंटिंगटन डिजीज़ के जीन्स होते हैं। और ये जो हीमोफीलिया है, जिसमें अनचेक ब्लीडिंग होती है, ब्लड रुकता नहीं है, ब्लड रिलीज़ होता रहता है, इस डिज़ीज़ के जो जीन्स हैं, वो एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं, वाई पर नहीं होते। इस वजह से इसे हम कहते हैं एक्स इनहेरिटेड है या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होती है इसमें। और ये सब कुछ आप चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8 जो कि बॉटनी का चैप्टर है। यहाँ पर दिखाया गया इस डायग्राम में अगर आप देख रहे हैं तो बहुत सिंपल सी डायग्राम है। समझने में कॉम्प्लिकेशंस हैं लेकिन डायग्राम वैसे बड़ी सिंपल है। इसलिए डायग्राम को मैंने कहा कि सिंपल है इसलिए कि इसमें जो फिनोमेना बताया गया है अगर आप इसे देखें देन यू विल फाइंड कि व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। तो यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हो, उम्मीद है कि आपको डायग्राम सही नजर आ रही होगी। तो यहाँ पे अगर इस डायग्राम को देखें कि यहाँ पे ये एक मेल है यानी फादर जिसके नॉर्मल एक्स और नॉर्मल वाई जीन हैं और ये है एक मदर जो कि कैरियर हैं। इसलिए कि इनके एक्स जीन जो एक्स है इसमें हीमोफीलिया का जीन है और ये जो दूसरा एक्स है ये नॉर्मल जीन है। जो ब्लू हैं उन्होंने नॉर्मल बनाए हैं और जो एक रेड हैं वो उन्होंने हीमोफीलिया के लिए बनाए। क्योंकि इसमें ब्लड रेड कलर का होता है इसलिए उन्होंने रेड से इसे किया। अगर ऐसा होता है कि दरअसल कहते हैं कि इन दोनों की अगर आपस में शादी हो जाए तो फिर जो इनके बच्चे होंगे वो कैसे होंगे? अगर दरअसल कहते हैं कि इसमें से ये एक एक्स जो है, एक एक्स अगर वो यहाँ पर इससे एक एक्स मदर से आए और एक वाई फादर से आए, तो दरअसल ये नॉर्मल जीन है, ये भी नॉर्मल जीन है, इसलिए ये बच्चा जो है इसे कोई डिज़ीज़ नहीं होगी, ये बिल्कुल नॉर्मल होगा। इसी तरीके से ये जो है वो डॉटर है इनकी यानी बेटी, अगर ये एक्स नॉर्मल फादर से और ये एक्स नॉर्मल मदर से आए, तब भी ये बिल्कुल नॉर्मल ही रहेगी। लेकिन दरअसल कहते हैं कि अगर इस मदर से एक्स आए ये वाला जीन और फादर से आए वाई वाला जीन, तो ये हीमोफिलिक मेल होगा, हीमोफिलिक मेल। आम तौर पे जो मेल होते हैं वो सर्वाइव नहीं करते। लेकिन यहाँ से अगर डॉटर ऐसी हो कि ये नॉर्मल एक्स फादर से और ये डिजीज़्ड वाला जीन एक्स मदर से आ रहा हो, तो ये जो है उससे डॉटर होगी, लेकिन ये डॉटर नॉर्मल होगी, कैरियर होगी। नॉर्मल का मतलब होता है इस खुद को तो कोई डिज़ीज़ नहीं है, लेकिन ये चूँकि जीन कैरी करती है, इसलिए हम इसको कैरियर कहते हैं। तो इसमें दरअसल कहते हैं वो जो सिम्पटम्स हैं बीमारी की कि खून नहीं रुकेगा, ऐसा नहीं है, वो रुकेगा उनका खून। तो ये कहते हैं कि जो इंग्लैंड की रॉयल फैमिली है, जो आजकल जो उनके किंग हैं और ये जो बादशाहत उनकी चल रही है, उस फैमिली को ये डिज़ीज़ है। इस तरह से शायद आपको पता हो कि पाकिस्तान का जब क्वीन ने विज़िट किया, जून का महीना था, जून और उसने यहाँ-यहाँ तक ग्लव्स पहने हुए थे, यहाँ, ग्लव्स यहाँ। उनसे किसी रिपोर्टर ने पूछा कि भई आपको गर्मी नहीं लग रही इतना? इतना आपने जो है ये पहना हुआ है। मैंने कहा नो प्रॉब्लम इज़ समथिंग एल्स कि दरअसल ब्लीडिंग जो होती है वो अगर होती है तो फिर वो स्टॉप नहीं होती है। जैसे आपने देखा हो कुछ बच्चे जो होते हैं वो कॉमन पिन को मोड़ते हैं, रबर बैंड से निशाना लगा के दूसरे को मारते हैं। अगर आपने वो देखा हो किसी को ऐसा करते हुए, तो कहते हैं कि अगर कोई हीमोफिलिक का पेशेंट है, तो उसके लिए तो वो सिर्फ़ एक छोटी-सी पिन उसकी मौत का सबब बन सकती है। जैसे कि उसे पिन लगेगी तो ब्लीडिंग होगी तो रुकेगी नहीं। जैसे कहते हैं उर्दू में कि भई अगर अगर बाल्टी लगा दें, तो वो भी भरती रहेगी, ब्लड निकलता रहेगा, स्टॉप ही नहीं होगा। अनचेक ब्लीडिंग को ये कहते हैं हीमोफीलिया। तो ये भी एक जेनेटिक डिज़ीज़ है। तो इसके अंदर जो है ब्लड के सेल ही फॉल्टी होते हैं। इसलिए कि ब्लड का ही जो है वो एक पार्ट है, एक प्रोटीन है जिसको फिब्रिनोजेन कहते हैं। अगर ये मिसिंग होगा तो फिब्रिन नहीं बनेगा तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ब्लड रुकेगा नहीं, बस
नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती रहेगी। तो जैसे कि हम इन डिजीज़ेज़ के मुतालिक पढ़ रहे थे पहले भी कि ये दरअसल वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस की बेस पर हैं। वन जीन यानी एक कोई जीन मिसिंग होता है तो एक एंजाइम नहीं बनता, एंजाइम नहीं बनता तो ये प्रोटीन नहीं बनती, ये प्रोटीन नहीं बनती है तो ये डेफिशिएंसी हो जाती है या ये डिज़ीज़ हो जाती है। इस तरह से सारी डिज़ीज़ेज़ ऐसी ही होती हैं। सवाल ये है कि सर प्लेटलेट्स भी ब्लड क्लॉटिंग का फंक्शन करते हैं। यस, मैंने कब मना किया है कि प्लेटलेट्स ये नहीं करते। इन एडिशन टू प्लेटलेट्स इन्हें फिब्रिनोजन भी चाहिए होता है। फिब्रिन प्रोटीन्स के फाइबर्स हैं। जो हमारा लास्ट का चैप्टर है उसमें से एक चीज़ ख़त्म कर दी गई जो चैप्टर 13 है। सेकंड ईयर का चैप्टर 13 उसके लास्ट में एक टेबल बना हुआ है इसमें बहुत सारी डिजीज़ेज़ लिखी हुई हैं। उसका जो सबसे लास्ट पेज है उस पर बताया गया है कि जो हीमोफीलिया है उसके लिए फैक्टर नंबर 8 है। फिब्रिनोजन कहाँ से आता है? ये फॉर्म होता है इसलिए कि शायद ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, फिर इसको एक्टिव किया जाता है, उसके लिए चाहिए होता है एंजाइम। तो ये एंजाइम ही मिसिंग होता है, तो ये कन्वर्जन नहीं होता। वैसे दरअसल कहते हैं कि ये शायद आपको पता हो कि एल्फी जो होती है ना एल्फी, एल्फी जब तक बॉटल में रहती है, तो वो लिक्विड रहती है। लेकिन जैसे ही बॉटल से बात आती है, तो वो सॉलिड हो जाती है। कभी आपने एल्फी देखी है? उम्मीद है आपने एल्फी देखी होगी। इसी तरीके से कहते हैं स्पाइडर उसके जो माउथ में जब तक सलाइवा होता है तो लिक्विड होता है, बाहर आ जाता है सॉलिड हो जाता है और इससे वेब बन जाता है। तो इसमें जैसे कहते हैं कि मतलब एक्सपोज़र ऑफ ऑक्सीजन का कोई रोल है। यहाँ पर भी ऐसी है कि ये थ्रेड जो होते हैं अंदर बॉडी के अंदर जब ये ब्लड के अंदर हैं, व्हाई दे आर नॉट क्लॉटिंग? क्लॉटिंग इसलिए नहीं होती है कि दरअसल ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, बाद में एक्टिव हो जाता है। फिर असल में सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो यहाँ पर भी दरअसल कहते हैं कि ये तफ़सील से पढ़ने की ज़रूरत है किस चीज़ की, इसी चीज़ के मुतालिक कि भई क्या-क्या चीज़ें आपने पढ़नी हैं ताकि आपको ये चीज़ें आ जाएँ। राइट या नहीं? उम्मीद यही है, ज़रूरी नहीं है, उम्मीद यही है कि ये चीज़ें आपको समझ आएँगी कि जो हमने चीज़ें पढ़ी, वो चीज़ें क्या थीं? वो दरअसल हम पढ़ रहे थे जेनेटिक डिज़ीज़ेज़ और फिर हम जेनेटिक डिज़ीज़ पर ये आए कि हमने देखा कि जेनेटिक डिजीज़ेज़ जो हैं उन्हें हमने कितनी कैटेगरीज़ में डिवाइड किया, तो हमने इनको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया। राइट या नहीं? तो ये जो कैटेगरीज़ थी इसके मुतालिक हुआ क्या? इससे दरअसल कहते हैं कि जो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं उसमें हमने देखा कि क्या उनका इलाज किया जाता है, तो उनका इलाज किया जाता है। तो जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो सोमैटिक सेल थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, सोमैटिक सेल थेरेपी। ये अभी हमने पढ़ा जीन थेरेपी किसकी? जीन थेरेपी यानी जीन का ट्रीटमेंट और वो था सिस्टिक फिब्रोसिस के मुतालिक। कौन सा फिब्रोसिस? सिस्टिक सिस्टिक फिब्रोसिस। राइट या नहीं? फिब्रोसिस सिस्टिक फिब्रोसिस को शॉर्ट में हम सीएफबी कहते हैं। सिस्टिक फिब्रोसिस। सवाल आया क्या? हम्म, सर हीमोफीलिया और थैलेसीमिया तो फर्स्ट ईयर में भी चैप्टर थे। यस, क्यों नहीं थे? चैप्टर 14 में बताया गया था। लेकिन आपको असल में प्रॉब्लम ये है कि बच्चों की याददाश्त इतनी मजबूत नहीं होती कि वो ये सारी चीज़ें याद रखें। तो नतीजा ये होता है कि वो भूल जाते हैं। जब वो भूल जाते हैं फिर उनको याद नहीं रहता कि ओह! ये भी कोई चीज़ थी जो उन्होंने पढ़ी थी। एक कॉन्सेप्ट है वन जीन वन एंजाइम। यहाँ पे दरअसल कहते हैं बेसिकली जो हम सारा कुछ कर रहे हैं, जो जीन थेरेपी है उसका बैकग्राउंड क्या है। तो अगर ये हमें थोड़ा-सा पता हो तो उससे ज़रूरी नहीं है कि हमें सवाब हासिल हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का हमें आइडिया हो जाता है कि वो है क्या। तो दरअसल कहते हैं चैप्टर 6 है वो एक्चुअली बॉटनी का चैप्टर है। तो इस बॉटनी के चैप्टर में कुछ ऐसी बात की गई है कि
एक एक्सपेरिमेंट है जो न्यूरोस्पोरा पर किया गया। न्यूरोस्पोरा एक फंगस है, फंगस। ये न्यूरोस्पोरा जो है, जिस तरीके से ब्लैक कलर की एक फंगस होती है, इसको हम ब्लैक ब्रेड मोल्ड कहते हैं। उसका नाम होता है राइजोपस। इसी तरीके से एक पिंक ब्रेड मोल्ड है, और उसका नाम है न्यूरोस्पोरा। तो ये दरअसल कैसे कहते हैं डेवलप होती है, ये स्पोर्स से डेवलप होती है। स्पोर्स, यहाँ पे स्पोर्स हैं। उस ज़माने में था, बीटल और टॉटम ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एक्स-रेज़ गुज़ारी, एक्स-रेज़। उन्हें उस ज़माने में नहीं पता था कि एक्स-रे जो है पास करने से कुछ होगा या नहीं। तो दरअसल कहते हैं कि वो जो नॉर्मली ग्रो कर रही थी, वो ग्रोथ ही उसमें बंद हो गई। और उनमें दरअसल कहते हैं कि एक अमाइनो एसिड की कमी हो गई, और उस अमाइनो एसिड का नाम है आर्जिनिन, जो उनके नॉर्मल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो ये उसके अंदर मिस हो गई। बाद में पता ये चला कि इन रेडिएशंस ने जो एक्स-रे की थी, उन्होंने जीन को चेंज किया, और जीन चेंज होने से एंजाइम मिस हो गया, और एंजाइम मिस होने से अमाइनो एसिड मिस हो गया। इस तरीके से कहते हैं वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन एंजाइम। एक जीन एक एंजाइम के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जीन नहीं होगा तो एंजाइम नहीं होगा, एंजाइम नहीं होगा तो वो प्रॉपर फंक्शन जो उस एंजाइम का है वो भी परफॉर्म नहीं होगा। इसके लिए हमारी देखिए बुक में ये डायग्राम बनाई हुई है। अगर आप ये डायग्राम देखें तो बड़ी सिंपल सी डायग्राम है, बड़ी कॉम्प्लिकेशन है इसके अंदर समझने के लिए कि आर्जिनिन जो है, आर्जिनिन, यहाँ पे ये जो एक आपको रॉड नज़र आ रही है, एक्चुअली ये रॉड नहीं है, ये क्रोमोसोम है। और इसके ऊपर जो है ये ई, एफ और जी लिखा हुआ है। ई, एफ और जी ये जीन्स के नाम हैं। बजाय कि जीन्स के नाम बताए जाएँ, उन्हें शॉर्ट में एबीसीडी लिखते हैं, एक्स, वाई, ज़ेड लिखने हैं, 1, 2, 3 लिख लें, तो उन्होंने लिख लिया ई, एफ, जी। इसके साथ हर लफ्ज़ के साथ आर्ज, आर्ज, आर्ज लगा है, ये शॉर्ट फॉर्म है आर्जिनिन की, आर्जिनिन की। तो यहाँ पे दरअसल कहते हैं कि देखें ये एक जीन है, ये एंजाइम बनेगा तो ये बनेगा, यानी ऑर्निथीन बनेगा, ये जीन होगा, ये एंजाइम बनेगा, एंजाइम का नाम एंजाइम एफ, जीन का नाम जीन एफ, तो फिर सिट्रोलिन बनेगा। और दरअसल कहते हैं ये जीन 3 है, अगर ये जीन 3 होगा तो आर्ज, जिसका नाम जीन का नाम आर्ज एच है, तो इसकी वजह से एंजाइम एच बनेगा। इस जीन की वजह से एंजाइम बनेगा, एंजाइम की वजह से अर्जिनिन बनेगा। तो एक्स-रे ने क्या किया? एक्स-रे ने सिर्फ ये किया कि इस जीन को चेंज कर दिया, और जीन के चेंज करने को ही म्यूटेशन कहते हैं। जब ये जीन चेंज हो गया तो ये एंजाइम नहीं बना, ये एंजाइम नहीं बना तो अर्जिनिन नहीं बना, अर्जिनिन नहीं बना तो उसमें नॉर्मल ग्रोथ होना बंद हो गई। तो उनकी ये डिस्कवरी थी कि एक्स-रे की वजह से म्यूटेशन हो जाती है। और बाद में ये बात पता चली कि कैंसर इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ म्यूटेशन। ये म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है। क्या यहाँ पे स्टोरी खत्म हो गई? नो। अब हम कहते हैं वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसने प्रपोज किया? तो ये दरअसल कहते हैं प्रपोज किया था बीडल और टॉटम ने। और एक्सपेरिमेंट उन्होंने किस पर किए थे? एक्सपेरिमेंट उन्होंने न्यूरोस्पोरा पे किए थे। कौन सा हाइपोथेसिस है? वो है वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। और ये चैप्टर 6 में है, जो बॉटनी का पार्ट है, बॉटनी का इम्पोर्टेंट जेनेटिक्स का पार्ट। तो ये किसने प्रपोज किया था? 1941 ने। किसने? बीडल और टॉटम ने। बीडल, ये लिखा है बीडल और ये है टॉटम। किस पे एक्सपेरिमेंट किया? न्यूरोस्पोरा पे। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने कहा कि बायोसिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड मिसिंग हो जाती है। तो सवाल आया क्या? चैप्टर 6 यस बॉटनी का चैप्टर है और ज़ूलॉजी का नहीं है। ठीक है या नहीं? बहुत अहम चैप्टर है, इसलिए कि इसके अंदर बड़े अहम टाइप के यानी बड़े इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं। अगर ये किसी को ना आते हों तो उसको बहुत सारी जेनेटिक बेसिस नहीं आती होंगी। तो दरअसल मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि वो कंडीशंस जो यूरिन में होती है, कंडीशन रिलेटेड टू यूरिन,
जिसके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट यूरिन में आता है तो उसके लिए हम यूरिया का वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे हाइपर ऑक्सिलूरिया चैप्टर 1 में आपने ये वर्ड पढ़ा होगा। इसका मतलब है एक्सेसिव एक्सक्रीशन ऑफ ऑक्सलेट्स, कि बॉडी में ऑक्सलेट ज़्यादा हो जाते हैं और ये ऑक्सलेट यूरिन में आने लगते हैं। बाद में यही ऑक्सलेट स्टोन में चेंज हो जाते हैं। तो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था किडनी स्टोन इन्हीं की वजह से होता है। और की वजह से भी होता है, लेकिन इनकी वजह से भी होता है। अब दूसरा है, उसका नाम है एल-कैप्टेन्यूरिया। एल-कैप्टेन्यूरिया में यूरिन में एक केमिकल रिलीज़ होता है, इसको एल-कैप्टोन कहते हैं। यहाँ पर भी यूरिया आया, तो ये यूरिन से मुताल्लिक है। एक डिज़ीज़ है, इसका नाम है फ़ीनाइलकीटोन्यूरिया, जिसमें फ़ीनाइल एलानिन एंजाइम है, जो रिलीज़ होता है यूरिन में। राइट। तो जब भी दरअसल कहते हैं एक वर्ड है यूरिएसिस। यूरिएसिस, यूरियो का मतलब होता है यूरिन। इंक्रीज द वाटर, किडनी फिल्टर ज्यादा करे तो वाटर इंक्रीज हो जाता है। एन्यूरिया, एन्यूरिया, ओलिगोन्यूरिया और हीमोनूरिया। जी, ये जो आपने पढ़े होंगे अच्छी बात है, नॉट बैड। तो ये किसके लिए कुछ नाम नए नए होते हैं। ये सारे अल्फाज चैप्टर 6 बॉटनी सेकेंड ईयर में पेज 153 पर लिखे हुए हैं और ये आते हैं एग्जाम में। उसमें एक साइंटिस्ट के मुतालिक भी कोई बात लिखी है। अगर आपको वो बात पता हो तो बहुत अच्छी बात है। उसका नाम है सर सर आर्किबाल्ड एडवर्ड गैरेट। गैरेट ने ये बताया था, ये इंग्लिश फिजिशियन था। इसने एक बीमारी डिस्कवर की, इसका नाम एल कैप्टेन्यूरिया है। ये गैरेट कहाँ का था? असल में यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड का। और ये नोन है एल कैप्टेन्यूरिया। व्हाट इज एल कैप्टेन्यूरिया? ये हमारे चैप्टर में नहीं है, चैप्टर 6 में है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस हम पढ़ रहे हैं, उसी के बेस पे सारी जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है। ये जो सारा कुछ हमने पढ़ा था वो था ही इसी से रिलेटेड। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए क्या, कि एल्केप्टेन्यूरिया एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, यूरिन ब्लैक हो जाता है, यूरिन बिकम ब्लैक। वैसे यूरिन येलो कलर का होता है। इसमें जो पेशेंट होते हैं जिनको ये बीमारी होती है, यूरिन बॉडी से पास होने के फौरन बाद काला हो जाता है। जिस तरीके से चेहरे स्याह हो जाते हैं अमाल की वजह से, कहते हैं अमाल स्याह होते हैं। मजाक की बात है वैसे, ये तो मतलब इस तरीके से एल्केप्टोन है जिसका नाम है होमोजेंटिसिक एसिड। ये हमारी बुक में लिखा हुआ है, एल्केप्टोन है। कहते हैं जो होमोजेंटिसिक एसिड है, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी जाए कि एल्केप्टोन होमोजेंटिसिक एसिड है, 2,5 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड इसका नाम है। तो अगर ये ना सर, ये इसका किसी की वजह से होता है। यही तो मैं बता रहा हूँ सर, क्या बता रहा हूँ। असल में आप मेरी बात अगर पूरी सुने तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक एंजाइम मिस होता है जो एल्केप्टोन को ब्रेक करता है। एंजाइम का नाम है होमोजेंटिसिक डाइऑक्सीजनेज। होमोजेंटिसिक डाइऑक्सीजनेज। ये मैंने बोल्ड करके इसलिए नहीं लिखे कि ये हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ। इसको शॉर्ट में एच जी डी कहते हैं, एच जी डी। एल्केप्टोनूरिया एक बीमारी है जिसमें यूरिन जो है दे टर्न ब्लैक ऑन एक्सपोजर टू एयर। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको पता है बनाना अगर आप काट के रखते हैं तो फिर क्या होता है, टर्न्स ब्लैक। या इस तरीके से एप्पल को आप काट के रखें, टर्न ब्लैक। इस तरीके से आप पोटैटो को काट के रखें, टर्न्स ब्लैक। और उसकी वजह है आयरन। जिन चीज़ों में आयरन ज़्यादा होता है वो काली हो जाती है। यहाँ पे यूरिन में आयरन ज़्यादा होने की वजह से काली नहीं होती, बल्कि एक कंपाउंड है एल्केप्टोन, इसकी वजह से हो जाती है। ये एक जेनेटिक डिजीज़ है, जेनेटिक डिजीज़। और ये बाकायदा एक फैमिलीज जो हैं उनमें है ये बीमारी। इसमें क्या होता है, मिसिंग ड्यू टू द जीन म्यूटेशन, कि एंजाइम नहीं होता, इसलिए कि जीन में चेंज आ जाता है, जीन चेंज हो जाता है, इसको हम जीन म्यूटेशन कहते हैं। इस वजह से एल्केप्टोनूरिया हो जाता है। ये क्या चीज़ है देखें। अब ये है कि नॉर्मली एल्केप्टोन जो होता है वो हर एक में बनता है,
लेकिन वो एक कलरलेस सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है एक एंजाइम की वजह से जो प्रेजेंट होता है। लेकिन जीन अगर ना हो, इफ जीन डिड नॉट, अगर जीन म्यूटेट नहीं करेगा तो फिर यूरिन ब्लैक टर्न नहीं होगा। लेकिन अगर जीन म्यूटेट हो जाएगा तो एंजाइम नहीं होगा। जीन नहीं होगा तो एंजाइम नहीं होगा। एंजाइम नहीं होगा तो कन्वर्जन नहीं होगा। एल केप्टोन ऐसे के ऐसे ही रहेगा यूरिन में, और जैसे ही एयर के एक्सपोजर में आएगा वो ब्लैक सब्सटेंस बना देता है। ये बात हमारी बुक में पेज 153 चैप्टर 6 में लिखी है। एल कैप्टेन्यूरिया को डिस्कवर किया था गैरेट ने 1902 में। एक दूसरी बीमारी है, इसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। इसमें भी मिसिंग होती है एक अमाइनो एसिड की। अमाइनो एसिड का नाम है ग्लूटामिक एसिड। अमाइनो एसिड का नाम है ग्लूटामिक एसिड। और दरअसल कहते हैं क्यों, ये भी जीन की वजह से है कि एक जीन नहीं होता तो अमाइनो एसिड नहीं होता, अमाइनो एसिड नहीं होता तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है जिसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। ये भी हमारी बुक के पेज 163 चैप्टर 6 बॉटनी में लिखा है। के पी के यू, जिसका नाम है फिनाल कीटोन्यूरिया। ये दरअसल कहते हैं कि एक बीमारी है जिसमें एक अमाइनो एसिड यूरिन में आता है और उसका नाम है फिनाइल एलानीन। क्यों? इसलिए कि एंजाइम कम होता है। कौन सा एंजाइम? ये एंजाइम का नाम हमारे बुक में नहीं लिखा हुआ। एंजाइम का नाम है फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। क्यों होता है ये एंजाइम, क्यों नहीं होता? फिनाइल एलानीन आमतौर पे टायरोसिन एक दूसरे एंजाइम में दूसरे अमाइनो एसिड में चेंज हो जाता है। लेकिन चूंकि एंजाइम ये नहीं होता, इसकी वजह ये है कि जीन जिसकी वजह से ये एंजाइम बनता है वो नहीं होता। इसी को कहते हैं वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। इफ एंजाइम इज प्रेजेंट, अगर एंजाइम होगा, फिनाइल एलानिन अमाइनो एसिड एक और अमाइनो एसिड में चेंज हो जाएगा जिसको कहते हैं टायरोसिन, और टायरोसिन यूरिन में नहीं आता। इफ एंजाइम इज एब्सेंट, अगर एंजाइम नहीं होगा, फिनाइल एलानिन बिल्ट होता रहेगा, ब्रेक नहीं होगा, ब्लड में ज्यादा होगा, यूरिन में आने लगेगा। ये बात हमारे बुक के चैप्टर 164, सॉरी पेज 164 चैप्टर 6 बॉटनी सेकेंड ईयर में लिखा हुआ है। लेकिन आपको पता है बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? कहते हैं ओ कौन पढ़े इसको। ये वो जेनेटिक्स की वो चीज़ें हैं कि ये सारी वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस पर बेस कर रही हैं कि हर एक में एक जीन नहीं है, जीन म्यूटेट हो जाता है, एंजाइम नहीं होता, एंजाइम नहीं होता तो कोई ना कोई अमाइनो एसिड का प्रॉब्लम आता है या दूसरा कोई डिफेक्ट आ जाता है मेटाबॉलिज्म का। राइट और रॉन्ग? और हमने जो सिस्टिक फिब्रोसिस पढ़ा, इसमें भी एंजाइम मिस होता है। हमने SCID पढ़ा, इसमें भी एंजाइम मिस होता है। एंजाइम का नाम आया SCID में कि उस एंजाइम का नाम ADA है। बाकी किसी एंजाइम का नाम हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ। ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी इस वजह से है कि लिखा होता तो याद करना पड़ता। अब बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ एक जर्नल बात याद करनी है, लेकिन वो इतनी छोटी सी जर्नल बात याद नहीं रख सकते। वो क्या जनरल बात है कि भाई जीन की वजह से म्यूटेशन होती है और चेंजेस आती हैं, एंजाइम नहीं बनते, एंजाइम ना बनने की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है या डिजीजेस जो हैं ये भी होती है। ठीक है या नहीं? तो यहाँ पे जैसे भी मैंने सिकल सेल एनीमिया बताया था, ये चूंकि एग्जाम में आता है इसलिए आपको पता होना चाहिए। पूछा क्या जाएगा आपसे? पूछा ये जाएगा कि बताएं which amino acid is missing in sickle cell anemia, यानी सिकल सेल एनीमिया में कौन सा एंजाइम मिस होता है। Who will answer this question? A simple question. एंजाइम का नाम, अमाइनो एसिड का नाम है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड मिस होने लगता है। जैसे ये न्यूरोस्पोरा पे जो एक्सपेरिमेंट था, इसमें भी एक अमाइनो एसिड मिस हो रहा है। अमाइनो एसिड का नाम आर्जिनिन है।
बच्चे इसको इस रेफरेंस से नहीं पढ़ते, इसी वजह से जब वो एप्टीट्यूड में यही क्वेश्चन देखते हैं, ये कहाँ से आ गया? ये ऐसे तो नहीं था, ऐसे ये क्यों आया? और उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि बेचारों के पास टाइम ही नहीं होता। जब वो टाइम नहीं होता तो ये सारा कुछ उन्होंने पढ़ा नहीं होता, ये सारा कुछ पढ़ा नहीं होता तो ये कुछ आ नहीं रहा होता। और इस वजह से वो कहते हैं कि ओह! ये क्वेश्चन जो है दिस इज़ आउट ऑफ सिलेबस, ये तो सिलेबस में था ही नहीं, ये कहाँ से आया? तो इस तरीके से एप्टीट्यूड क्लास कोई हो रही होती है, जैसे एंट्री टेस्ट क्लासेस होती हैं, तो बच्चे जो होते हैं वो शर्ट लगाते हैं, "सर ये अगर आप मुझे बुक में दिखा देना।" जब उन्हें बुक में दिखाते हैं तो कहते हैं, "ये कहाँ से आ गया? ये हमने क्यों नहीं पढ़ा था?" भाई आपने बुक पढ़ी होती तो फिर आपने पढ़ा होता ना, आप तो बुक पढ़ते ही नहीं हैं। ज़्यादातर बच्चे सिर्फ़ नोट्स पढ़ते हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमारी बुक में क्या लिखा है और क्या नहीं। तो अगर कोई बात हमारी बुक में लिखी है या नहीं, आपको पता है जब एप्टीट्यूड टेस्ट की क्लास हो रही होती है तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की दोनों की कंबाइंड चीज़ें पूछी जा रही होती हैं या पढ़ाई जा रही होती हैं। तो बच्चे ने उसे उस रेफ़रेंस से पढ़ा नहीं होता, तो नतीजा ये होता है कि उसे आंसर नहीं आ रहे होते, सिंपल सी बात है। देखिए हमने इसमें पढ़ा क्या, तो अगर मैं इसकी समरी जो है आपको अगर थोड़ी-सी बता दें तो कितनी अच्छी बात होगी। तो उस समरी में ये है कि हमने पढ़ा है ये जीन थेरेपी यानी जीन का ट्रीटमेंट। जो फॉल्टी जीन होते हैं उसको हम नॉर्मल जीन से रिप्लेस करते हैं। और ये दरअसल कहते हैं कि ये हम 3 तरह से करते हैं, या तो सोमैटिक सेल थेरेपी होती है, या जर्म सेल थेरेपी होती है, या एम्ब्रियोनिक सेल थेरेपी होती है। यानी हम या तो सोमैटिक सेल्स को चेंज करते हैं, जैसे कि हमने एसआईडी में चेंज किया, कि हमने बोन मैरो के सेल में चेंजेस प्रोड्यूस की, या सिस्टिक फिब्रोसिस में जो है वो हमने जो एपिथेलियम है, जो म्यूकस फॉर्म करती है, उसमें चेंज प्रोड्यूस की। जर्म सेल थेरेपी होती है जिसके अंदर हम जर्म्स के सेल यानी स्पर्म्स में या ओवम में चेंज करते हैं, और तीसरी है एम्ब्रियोनिक सेल थेरेपी। और जो एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं इससे हमने पहले पढ़ा था कि इसमें जो है इसमें क्या किया जाता है, एम्ब्रियो के सेल्स में चेंजेस की जाती है। कहते हैं कि इसके अंदर क्या किया जाता है, सोमैटिक सेल थेरेपी, जर्म सेल थेरेपी, एम्ब्रियोनिक सेल थेरेपी। तो सोमैटिक सेल थेरेपी की 2 एग्जांपल हैं, सिस्टिक फिब्रोसिस और एससीआईडी। जर्म सेल थेरेपी की सिकल सेल एनीमिया। और एम्ब्रियो को सही किया जाता है, एम्ब्रियो में करेक्शन की जाती है, डाउन सिंड्रोम, इशेट्स डिजीज, हीमोफीलिया। तो जो सोमैटिक सेल्स की थेरेपी है वो इन वाइट्रो यानी लैब कंडीशन में की जा सकती है आरडीएनए टेक्नोलॉजी के तहत। और बीमारी का नाम है एससीआईडी। इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि पुअर इम्यून सिस्टम होता है, इवन ये कि नमूनिया और इन्फ्लुएंजा जैसे जो कॉमन डिजीज होती हैं उनसे भी इंसान डाई यानी मर जाता है। रीज़न क्या होता है कि इसमें एक एंजाइम मिस हो रहा होता है, एडीए। इसका नाम एडीए से बनता है, एडिनोसिन डी अमाइनेज, एडिनोसिन डी अमाइनेज। ये वो ये वो एंजाइम है जो बी सेल की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पीसीआर का क्या यूज़ है यहाँ? अरे! पीसीआर जो है ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में यूज़ होता है, लेकिन वो चूँकि हम वो वाला पार्ट पढ़ ही नहीं रहे हैं इसलिए उसको मैंने स्किप किया। रही या नहीं? अगर आपने पढ़ लिया हो तो अलग बात है। कहते हैं इसमें हम करते क्या हैं, सबसे पहले डिफेक्टेड सेल्स को निकालते हैं, कहाँ से? बोन मैरो से। फिर उसमें दरअसल कहते हैं कि जीन डाला जाता है, कौन-सा? एडीए बनाने वाला, एडीए एंजाइम बनाने वाला जीन। तो दरअसल कहते हैं उसके लिए हम एक कैरियर यूज़ करते हैं, वेक्टर यूज़ करते हैं, वेक्टर का नाम है रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस वही है जिसके नॉर्मल जीन को चेंज कर दिया जाता है, उसमें एडीए बनाने वाला जीन एंटर कर दिया जाता है, इसको रिटर्न कर देते हैं कहाँ पे? इस ट्रांसजेनिक वायरस को, वो वायरस जिसके जीन को चेंज किया गया हो, उसे बोन मैरो में इंजेक्ट कर देते हैं हाइपोडर्मल सिरिंज के साथ। इस तरीके से वायरस ये करता है कि सबसे पहले ह्यूमन के सेल को अटैक करता है। जब वो ह्यूमन के बोन मैरो के सेल को अटैक करता है, तो उसका दूसरा काम ये होता है कि वो उसके डीएनए को ब्रेक कर देता है। तो वो जब ब्रेक कर देता है, तो वो फॉल्टी जीएनए या फॉल्टी जीन होते हैं जिनको वो ब्रेक करता है और अपने जीन को प्लेस करता है। तो दरअसल वो जीन जो वो प्लेस करता है वो उसके अपने जीन नहीं होते, वो जीन होते हैं जो हमने फॉरेन जीन उसमें एंटर किए होते हैं। तो इस तरीके से जब उसको ब्रेक करता है, अपने जीन को प्लेस करता है, तो इस तरीके से ह्यूमन सेल में नॉर्मल जीन्स के बोन मैरो में आ जाते हैं। और इसको रिमूव कैसे करेंगे?
डिफेक्टेड सेल को बॉडी से रिमूव कैसे करेंगे? डिफेक्टेड सेल को बॉडी से रिमूव करने की सर ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मल जीन है वो लाने की ज़रूरत है। असल में हम डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ बना सकते हैं, डीएनए की कॉपी, जैसे डीएनए के क्लोन। और ये जो डीएनए के क्लोन है यही पीसीआर है। व्हाट इज़ पीसीआर? पीसीआर इसी टेक्निक का नाम है। डीएनए प्रोब का क्या मतलब? ओह माय गॉड! डीएनए प्रोब, ये सारी बातें जो हैं, ये अभी फ़िलहाल हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आप जो है इस क्लास के अलावा इस देखिए ये चीज़ें जो बड़ी सिंपल सी हैं, मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई हुई हैं, इसलिए इसलिए आप ये सवाल पूछ रहे हैं, बाकी को तो ये समझ ही नहीं आई। मुझे सिंपल सी बातें यही समझ आते हैं तो बहुत बड़ी बात है। इसके अंदर अगर हम कॉम्प्लिकेशन निकालेंगे तो फिर क्या होगा? मैं बता सकता हूँ क्लास के बाद। डिफेक्टिव सेल तो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। डिफेक्टिव सेल किसने कहा भाई? ये कोई जो किडनी स्टोन थोड़ी है जो डिफेक्टिव सेल्स किडनी के थ्रू जा रहे हैं भाई। वो फ़िल्टर कर रही होती है और वो तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक चीज़ें फ़िल्टर कर रही होती है। आस्किंग, ओह! यू आर आस्किंग, नो, नो, नो। जिस तरीके से कहते हैं कि किसी ने कहा छालिया खाने से किडनी स्टोन हो जाता है। छालिया किडनी में नहीं जाती है। इस तरीके से कहते हैं जो बच्चे रेत खाते हैं ना उनकी किडनी स्टोन होता है। भाई ये रेत तो ब्लड में जाती ही नहीं है, से नहीं होता। राइट। तो इसके बाद जो है अगर हम इसे कंटिन्यू करें तो आगे क्या है? आगे था ये। इसलिए कि हमारे पास टाइम जो है वो बहुत कम रह गया है, जो क्लास ख़त्म होने वाली है। तो ये कि सर डिफेक्टिव तो नहीं होते, जीन ही होते हैं जो थेरेपी से ठीक हो जाते हैं। यस, भाई वो डिफेक्टिव जीन्स ही हैं, उसी को तो करेक्ट किया जाता है। एंड डिफेक्टिव जीन को नॉर्मल जीन से रिप्लेस किया जाता है। ये बात हमने पहले पढ़ी थी, मे बी आपको याद ना हो, लेकिन हमने पढ़ी थी कि जर्म सेल थेरेपी में क्या किया जाता है कि जो जर्म सेल्स हैं उसके में आरडीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर किया जाता है। जर्म सेल का मतलब होता है सेक्स सेल, सेक्स सेल्स का मतलब होता है गेमीट, गेमीट का मतलब होता है या स्पर्म या ओवम। इस तरह से ऐसा होता है कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें ये बीमारी खत्म हो जाती है, इसलिए कि जीन्स ही हम निकाल देते हैं इसमें से। और दिस हैज़ अ रेज कॉम्प्लेक्स इश्यू, लेकिन इसमें बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसमें सेफ्टी है, कुछ एथिक्स हैं। एथिक्स का मतलब होता है कि अखलाकियाती तौर पे भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं की जा सकती। इसमें है एम्ब्रियोनिक सेल थेरेपी जिसे एमनियोसेंटेसिस भी कहते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। अगर आपको याद हो कि एमनियन एक मेम्ब्रेन होती है जो अराउंड द एम्ब्रियो होती है, उसका फ्लूइड निकाल के उसमें जीन को चेक किया जाता है। अगर उसमें कोई डिफेक्टेड जीन होते हैं फीटस में तो फिर उसको नॉर्मल जीन से रिप्लेस कर दिया जाता है वेक्टर यूज़ करके। और लास्ट जो है वो है जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग का मतलब होता है कि पेरेंट्स को गाइड किया जाता है कि हाउ दे कैन प्रिवेंट द डिजीज इन देयर प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब होता है इन देयर चिल्ड्रन, यानी बच्चे जो हैं किसी जेनेटिक डिजीज से कैसे महफूज रह सकते हैं, क्या रह सकते हैं या नहीं। तो आजकल जो दरअसल जेनेटिक काउंसलिंग है वो एक बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा की जाती है और उस बीमारी का नाम है थैलेसीमिया। कौन सा एरिया? थैलेसीमिया। और बताया जाता है कि थैलेसीमिया जो है वो बच्चों में कैसे ट्रांसफ़र होता है और क्या हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं? यस। असल में ऐसे होते हैं 2 किस्म के लोग, एक कहलाते हैं थैलेसीमिया माइनर या जिनको कैरियर भी कहते हैं। कैरियर वो लोग होते हैं जिनमें जीन तो होता है लेकिन उनमें डिज़ीज़ नहीं होती। जीन तो होता है लेकिन डिज़ीज़ नहीं होती। तो दरअसल कहते हैं जो कैरियर है, जैसे कोई शख्स है उसमें जीन है, वो फॉल्टी जीन मौजूद है, वो कैरियर है, उसे डिज़ीज़ नहीं है।
अगर उसकी शादी किसी ऐसे दूसरे शख्स से हो जाएगी जो भी कैरी दो दूसरा भी कैरियर हो, जैसे अगर कोई लड़का हो और वो कैरियर है थैलेसीमिया डिजीज़ का, तो फिर ये होता है जेनेटिक काउंसलिंग में ये किया जाता है जेनेटिक काउंसलिंग। तो जेनेटिक काउंसलिंग में क्या किया जाता है कि एक मेथड है ताकि पेरेंट्स को बताया जाए कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ द डिसऑर्डर इन देयर फ्यूचर चिल्ड्रन, कि उनकी आने वाली नस्ल में क्या-क्या चांसेस हो सकते हैं, स्पेशली थैलेसीमिया के मुतालिक। फैमिली को बताया जाता है कि इसकी डायग्नोसिस कैसे होगी, यानी आपके खानदान में पहले से किसी को थैलेसीमिया है या नहीं। अगर वो थैलेसीमिया माइनर है यानी वो कैरियर है तो उसको पता ही नहीं होगा कि इसका डिजीज़ है, इसलिए कि उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ये तो ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, और वो इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए पता चलता है कि किसी को थैलेसीमिया है या नहीं है। अगर ये आपको पता चल जाए फैमिलीज़ में कि भई वाक़ई किसी को थैलेसीमिया है, तो उसकी शादी किसी दूसरे कैरियर से नहीं होनी चाहिए, और उसकी वजह ये है कि फिर उनके बच्चों में बीमारी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से आपने सुना होगा जो जो क्लोज़ रिलेटिव होते हैं, जो कज़िन्स होते हैं, कज़िन, अगर सारों की बात नहीं की जा रही है, अगर कज़िन्स में कोई जेनेटिक डिज़ीज़ है, यानी फैमिली में है, तो फिर वो उनकी फैमिली में रहेगी। अगर उसे प्रिवेंट करना है, इसका एक ये तरीका है। इसके लिए वही तो है कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो एथिक्स की आती हैं, एथिक्स। एथिक्स यानी अखलाकियात। इसलिए कि इस किस्म की बातें जो हैं किसी से की जाएँ, तो वो इसको मायूब समझते हैं और कहते हैं ये क्या बात है, ये कोई करने की बात है। कहते हैं ये तो सब अल्लाह की मर्ज़ी होती है, या नहीं? तो इस तरीके से हम किसी डिज़ीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं। असल में हम इस्लाम को जो है वो मिसयूज़ ज़्यादा करते हैं, इस वजह से जो बातें अल्लाह ने नहीं कही होती। देखिए थैलेसीमिया में क्या होता है, जो लोग नॉर्मल लोग होते हैं उनके आरबीसी ऐसे होते हैं, और जो थैलेसीमिया वाले होते हैं उनके आरबीसी ऐसे होते हैं। इसमें सेंटर में जो है वो एक ऑक्सीजन कैरियर है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो रेड कलर का पिगमेंट है, जो ऑक्सीजन कैरियर है। और दरअसल कहते हैं कि इसमें हीमो और ग्लोबिन, हीमो का मतलब होता है इसमें आयरन होता है, ग्लोबिन प्रोटीन है। तो ये वो प्रोटीन है जो हमने चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। तो ये डिफेक्टिव जो होती है, दरअसल कहते हैं कि इसमें 2 चेन होती है, एक अल्फा चेन और एक होती है बीटा चेन। पाकिस्तान में जो सबसे कॉमन है वो बीटा चेन है, जो डिफेक्टिव होती है। इससे प्रिवेंट किस तरह से किया जाता है, तो पेरेंट्स को बताया ये जाता है कि उन्हें थोड़ी-सी बायोलॉजी पढ़ाते हैं। कहते हैं आपको बायोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हम थोड़ी-सी पढ़ा देते हैं आपको। इसलिए कि जो फिनोमेना होते हैं, ये समझना ज़रूरी होता है ताकि उन्हें ये बात पता चल जाए कि क्या होगा या पॉसिबिलिटीज़ की क्या हैं, सही या नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो क्या होगा, तो देखना ये है कि ये एक अनअफेक्टेड कैरियर फादर हैं, और ये अनअफेक्टेड यानी कैरियर मदर हैं। अनअफेक्टेड का मतलब होता है इन्हें कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। लेकिन इनमें देखिए बीमारी का जीन मौजूद है, ये बीमारी का जीन मौजूद है। बीमारी तो नहीं है, लेकिन बीमारी का जीन है, इसलिए इसको कैरियर कहते हैं। अगर दरअसल कहते हैं कि ये कोई लड़का हो और ये इसकी शादी इस लड़की से हो जाए, तो इसके बच्चों में क्या-क्या चांसेस हैं? तो इसमें दरअसल कहते हैं कि 1 आउट ऑफ 4 जो है उसमें बीमारी होने के चांसेस हैं। और बाकी जो हैं 1 आउट ऑफ 4 बिल्कुल नॉर्मल होंगे, और 2 आउट ऑफ 4 जो हैं वो कैरियर होंगे। क्या ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी अगर आपको याद हो तो? तो जिस सेकंड ईयर की क्लास में हमने पहले भी इसके बारे में ज़िक्र किया था कि ये हम पढ़ रहे थे, सही या नहीं? तो इस सेकंड ईयर की क्लास में हम ये बात पढ़ें कि दरअसल देखें अगर ये वाला जीन जो होता है चाहे वो फादर है या ये वाला जीन जो मदर है, ये देखें ये यहाँ से फादर से ये जीन आया और मदर से ये जीन आया, तो इसमें 2 जीन आ गए तो इसको डिज़ीज़ हो गई। यहाँ पर ऐसा है कि फादर से ये नॉर्मल क्रोमोसोम और मदर से ये नॉर्मल आया तो ये बिल्कुल नॉर्मल रहा। इसमें 50-50% है कि एक मदर से आ रहा है, एक फादर से जीन आ रहा है, इसलिए ये कैरियर है। यहाँ पे भी एक मदर से एक फादर से आ रहा है, इसलिए ये कैरियर है। तो कैरियर में डिज़ीज़ नहीं होते। ये देखिए कैरियर की कलर अलग बनाए गए हैं कि इनमें जीन है,
लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो ब्लू है ये बिल्कुल नॉर्मल है। इस डायग्राम में अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे सी यानी कैरियर और एन यानी नॉर्मल। इसमें कैरियर जीन भी है, नॉर्मल भी है, कैरियर भी है, नॉर्मल भी है। इसके बच्चे जो हैं वो 3 किस्म के होंगे, या तो वो नॉर्मल होंगे बिल्कुल, अगर ये और ये जीन मिल जाएँ तो नॉर्मल होंगे। वो कैरियर भी हो सकते हैं, कैरियर। अगर ये और ये मिल जाएँ तो फिर कैरियर होंगे, या अगर ये और ये मिल जाएँ तो वो डिज़ीज़्ड होंगे। डिज़ीज़्ड होंगे, कैरियर होंगे या नॉर्मल होंगे। इस वजह से जो कैरियर होते हैं, उसकी शादी दूसरे कैरियर से नहीं होनी चाहिए। अगर होगी